हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट दैट इज इकोलॉजी। बहुत ही अच्छा सा यूनिट है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को क्यों लगता है ये बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है। बोरिंग नहीं है बेटा। हमने जैसे पिछले बार पढ़ा था ना बहुत मजे में, वैसे ही बहुत ही मजे में इसको पूरा खत्म करेंगे। आपके आसपास इतनी अमेजिंग चीजें हैं ना, एनसीईआरटी आप बिल्कुल आपके कपाट खोलती है कि सोचो जरा, इस फॉर्म में भी सोचो कितने अच्छे से इंटरेक्ट करके पीपल रह रहे हैं। और स्पेशली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट तो हटा दिया है, बच्चा पॉपुलेशन वाला। तो पॉपुलेशन के बारे में ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन कैसे काउंट की जाती है, किसी एरिया का पॉपुलेशन कैसे लिया जाता है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है। एंड इसके अलावा पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो टॉपिक है वो तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे, उससे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। और लास्ट में हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कॉन्सेप्ट बॉक्स। क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। और इकोलॉजी, इकोलॉजी में बेटा पूरा हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। नीट में 12 to 15 क्वेश्चन का वेटेज है, तो छोड़ के तो नहीं जा सकते। और लास्ट में पढ़ने के चक्कर में तो बिल्कुल मत रहना, नहीं तो इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह छोड़ दोगे। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जिसमें कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को रहता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो ग्राफ है, जो कर्व है, उससे बच्चों को दिक्कत आती है। उससे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसके जो फॉर्मूला है वो समझ में नहीं आता। तो मजेदार तरीके से हम बेटा एनसीईआरटी की लाइन तो पढ़ेंगे, उसको भी इतने बिल्कुल घोट के पी जाओगे, इस तरह से पढ़ने वाले हैं। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन तो क्या ही कहना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बहुत सारे बायो हैक्स, बहुत सारे ट्रिक्स बायो के, स्टडी हैक्स, और साथ में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज हम कर रहे हैं। तो फ्री में मिल रहा है बेटा, फायदा उठाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दिया हुआ है रामदेव मिश्रा जी के बारे में। ये कौन है भाई? रामदेव मिश्रा का नाम आ सकता है। तो रामदेव मिश्रा इज रेवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा है। और ऐसे पूरा कंप्लीट होल अगर हम देखें तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है बेटा? फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? वो है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। स्टाइल में बोलना है, हम्बोल्ट। एंड हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? इकोलॉजी को किसने दिया था, इसका नामकरण किया था अर्नस्ट अर्नस्ट हैकल ने। हैकल ने हैक कर लिया था इसको 1866 में। क्लियर? तो यहां से आपका ये 3 क्वेश्चन बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म पार्ट हट चुका है, अब सिर्फ है सिर्फ पॉपुलेशन। और इससे आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। कॉपी पेन साथ में रखो, एनसीईआरटी साथ में रखो, और जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ लिखते जाओ। Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating process at various level of biological organization. हमारा लिविंग वर्ल्ड क्या है? डाइवर्स है, अमेजिंग है, कॉम्प्लेक्स है। और यहीं से बेटा आपका पहला क्वेश्चन बनता है क्या कि बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे समझ सकते हैं? थ्रू द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम जानते हैं कि हमारी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा है? सेल से पहले और मैक्रोमोलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल से बनेगा सेल, उसके ऑर्गेनेलीज बनेंगे, फिर टिश्यूज, ऑर्गन, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा। एंड ऑर्गेनिज्म मिल करके, एक तरह के ऑर्गेनिज्म, एक तरह की स्पीसीज मिल करके क्या बनाएगी? पॉपुलेशन। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन मिल करके क्या बनाएगी? कम्युनिटीज। एंड कम्युनिटीज, अलग अलग स्पीसीज जब इंटरैक्ट करेगी फिजिकल एनवायरमेंट के साथ, पहाड़, नदी, इन सब के साथ जब इंटरैक्ट करेगी तो इन सबको मिलकर होगा इकोसिस्टम। और फिर बनेगा बायोम्स। बायोम्स से क्या है बेटा? डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, जहां का डिफरेंट वेजिटेशन है, डिफरेंट वहां के फूड हैबिट है, डिफरेंट एनिमल्स हैं, जैसे कि टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ग्रास लैंड, डेजर्ट, पोलर रीजन। तो ये सब क्या कहलाते हैं? बायोम्स कहलाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई ना कि ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है बेटा। ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बहुत सारे इसके जैसे ऑर्गेनिज्म मिलकर के, बहुत सारे इसके जैसे पप्पू मिलकर के क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। बहुत सारे इसके जैसे पप्पू मिलकर के क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है। अब पप्पू का तो पॉपुलेशन है, पप्पू का तो पॉपुलेशन है, पप्पू के पॉपुलेशन के साथ साथ, पप्पू के पॉपुलेशन के साथ साथ पप्पू के डॉगीज भी हैं। ठीक है, पप्पू के डॉगीज भी हैं, पप्पू के डॉगीज भी हैं भाई। जैसे तैसे मैं बना रही हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाना है ना। ठीक है, पप्पू के डॉगीज भी हैं,
पप्पू के प्लांट्स भी हैं, तो प्लांट्स का पॉपुलेशन। ओके, फिर और डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, उन सब का पॉपुलेशन। अलग अलग स्पीसीज हैं, उन सब का पॉपुलेशन। मेढक है, ठीक है, उन सब का पॉपुलेशन बेटा, इसको क्या कहेंगे हम, इन सब को क्या कहेंगे, कम्युनिटी। कम्युनिटी कहेंगे। एंड कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है, ये पूरी कम्युनिटी जब इंटरैक्ट करेगी, इंटरैक्ट कर रही है किसके, फिजिकल एनवायरमेंट के साथ। फिजिकल एनवायरमेंट, नदी पहाड़, ये नदियां है ना, ये पहाड़, सब कुछ के साथ जब वो इंटरैक्ट करेगी, लैंड, इन सब के साथ जब वो मिलके रह रही है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। पिकनिक पे गई सब, देख रही है नदियां पहाड़ झील सब कुछ, तो क्या कह रही है, इसको इकोसिस्टम। एंड देन बायोम क्या हो गया बेटा, बायोम क्या हो गया, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जिसका पर्टिकुलर स्पीसीज है, ठीक है, विथ स्पेसिफिक 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 वेजिटेशन है, हैबिटेट, और एनिमल्स वहां भी स्पेसिफिक तरह के पाए जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, बायोम कहलाते हैं। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, वी कैन हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग, बर्ड कैसे गाती है, सोचो। एंड व्हाई डज द बर्ड सिंग, बर्ड गा क्यों रही है, तुम्हारे लिए गा रही है, तुमको रिझाने के लिए गा रही है, नहीं। जो बर्ड में जो मेल होता है ना, वो अपनी फीमेल को रिझाने के लिए गाना गाता है, वो सिंगर होता है, वो गाना गाता है फीमेल को रिझाने के लिए, तब जाके फीमेल फिर मानती है मेटिंग के लिए। The how type question seeks the mechanism behind the process, while the why type question seek the significance. How type question क्या बता रहा है, mechanism behind the process, क्या mechanism है, और why type question क्या बता रही है कि फायदा क्या है गाने का। फायदा क्या है कि मेटिंग के लिए बुला रही है, मेटिंग होगा। और मैकेनिज्म क्या है कि उसके जो स्ट्रिंग्स है ना, इसमें बर्ड में क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं ना, स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए बर्ड गा रही है। मैकेनिज्म फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जांपल, द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स, जो वॉइस ऑर्गन इनका होता है वो स्ट्रिंग्स होता है, एंड उसमें क्या होता है, वाइब्रेटिंग होती है, वाइब्रेशन होता है, इसलिए वो इस तरह से वो गा पाते हैं। वेयर इज द सेकंड क्वेश्चन, द आंसर में लाइन, बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन में वो ज्यादा गाना गाती हैं, जैसे कि मेढक, मेढक भी ब्रीडिंग टाइम पे ज्यादा टर टर करते हैं, आपको नहीं सुनाते हैं, वो मेटिंग के लिए टर टर करते हैं। वाई व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विथ अ साइंटिफिक फ्रेम में सोचने को कह रहा है, जो आपसे होगा नहीं। So scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting question of both types. Why are night blooming flowers generally white? Night blooming flowers generally white क्यों होते हैं, सोचो सोचो क्यों होते हैं। इसलिए होते हैं बेटा, इसलिए होते हैं क्योंकि व्हाइट कलर के होंगे तो पॉलिनेटर को जल्दी दिख जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पॉलिनेटर आएंगे तभी तो पॉलिनेशन होगी, ओके। फ्लावर खुला है रात में, पॉलिनेटर आएगा, पॉलिनेट करेगा, तो अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिनेटर को और दिखाई देने के लिए रात के अंधेरे में। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, ये कितनी अमेजिंग बात है कि बीज को कैसे पता होता है कि किस फ्लावर में नेक्टर है, और सारे ही ग्रुप ऑफ बीज को कैसे पता होता है कि उसी फ्लावर के स्पीसीज का हमको नेक्टर लेना है। और आपको एक अमेजिंग बात पता है कि अगर कोई बीज ना गलत नेक्टर लेकर के आ जाती है, तो बी हाइव के सामने ना एक चौकीदार होता है, चौकीदार बी होते हैं, वो क्या करता है कि वो टच करके पता करता है, स्मेल करता है उन सबको कि सही नेक्टर लेके आया गया है कि ना। जो गलत नेक्टर लाता है ना, वहीं पे उसका बिल्कुल हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो इतने परफेक्ट होते हैं, तभी तो बी जो हनी होता है ना, हनी का टेस्ट कहीं पे कड़वा, कहीं पे ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा होमोजेनस होता है। सो व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स, कैक्टस के इतने सारे थॉर्न्स क्यों होते हैं, ट्रांसपीरेशन लॉस को बचाने के लिए है ना, ताकि वाटर लॉस बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए होता है। हाउ डज द चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, जो चिक्स होती हैं अपनी मदर को कैसे पहचान लेती हैं। तो इसमें 5 तरह के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वो सेंस करती है, वो स्मेल करती है, वो उसके साउंड को पहचानती है, वो उसके बॉडी के फील को पहचानती है, और कुछ केमिकल रिलीज होते हैं दोनों के अंदर, जिससे कि वो अपने मदर को पहचान पाती है। सो एंड सो ऑन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना ये पहला वाला, देखो मजेदार है। तो अब हम आ जाते हैं सीधे पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन होता क्या है, तो पहला पैराग्राफ आपको यही बताता है बेटा कि पॉपुलेशन क्या है, कैसे डिफाइन करोगे पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं,
पैरामीटर, पॉपुलेशन के पैरामीटर कौन कौन से हैं जिससे कि आप पॉपुलेशन को नापोगे, ठीक है, पॉपुलेशन को नापने के लिए, समझने के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं, किस किस बिना पे तुम पॉपुलेशन को नापोगे। सो इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड single individual of any species, majority of them live in group in a well defined geographical area। देखो पॉपुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, साथ में रहना है लोगों को, ठीक है, और एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में साथ में रहना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ट्रॉपिकल रीजन में रह रहा है, एक टेम्परेट रीजन में रह रहा है, तो हम बोल रहे हैं एक ही स्पीसीज के, तो हम बोल रहे हैं ए पॉपुलेशन है उसका, ठीक है। एक ही वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में है तो ट्रॉपिकल एरिया में, या मान लो तुम्हारे मोहल्ले की बात हो रही है, तुम्हारे मोहल्ले में कितना पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर एरिया है, प्ले ग्राउंड है, वहां पर कितना पॉपुलेशन है प्लांट्स का, वहां या फिर वहां पे कितना पॉपुलेशन है मंकी का। सो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर और ज्योग्राफिकल एरिया, वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। शेयर और कंपीट, शेयर करेंगे न्यूट्रिएंट को, रिसोर्सेज को, या फिर कंपीट करेंगे, कम होगा तो कंपीट करेंगे, ज्यादा होगा तो बाटा बाटी करेंगे ना, ले तू भी मेरे टिफिन से खा। और अगर कम होगा टिफिन, एक ही बंदा टिफिन लेके आया तो उसकी रोटियां सारे छीन जाओगे, तो कंपीट करेंगे। जैसे कि प्लांट्स को अगर ग्रो कर दो इतने छोटे से पॉट में, बहुत सारी सीड्स डाल दो, तो प्लांट्स जो जो सीड्स पास पास होती है ना, वो कंपीट करती हैं आपस में, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, सब चीज के लिए, वाटर के लिए कंपीट करती हैं। तो या तो ये शेयर करेंगे या कंपीट करेंगे फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज, पोटेंशियली इंटरब्रीड और इंटरब्रीड करेंगे आपस में, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन होने के लिए ये क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो इंटरब्रीड करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, पॉपुलेशन बनाएंगे, पप्पू का पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल घोट के पी जाना है, बार बार नहीं पढ़ना, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ चीजों को। पॉपुलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में कोई भी स्पीसीज होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं इंसानों की ही बात हो रही है, डॉग्स कैट कुछ भी हो सकता है बेटा। फिर डिफाइन ज्योग्राफिकल एरिया, डिफाइन जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, लिखते जाओ साथ में नोट्स बनाते जाओ, डिफाइन ज्योग्राफिकल एरिया। फिर कंपीट करें, शेयर करें चीजों को, ज्यादा होगा तो शेयर करेंगे, कम होगा तो कंपीट करेंगे। एंड इंटरब्रीड करें आपस में। तो इंटरब्रीड कौन करेगा, जो सेम स्पीसीज वाले होंगे। तो पॉपुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज होना चाहिए ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैसे होने चाहिए, सेम स्पीसीज के, और इन्हीं से क्या बनता बेटा, पॉपुलेशन बनता है। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो ना, इंटरब्रीड की बात आई तो हो रहा है कि इंटरब्रीडिंग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले करते हैं, तो क्या जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बैक्टीरिया है या फिर जो हाइड्रा है, इन सब के ग्रुप को पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, इनकी स्पीसीज के जो ग्रुप होंगे उनको हम पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, कहेंगे भाई, क्यों नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहा है उनके ग्रुप को भी हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। ये कौन कहता है, इकोलॉजिकल स्टडीज वाले कहते हैं, मतलब इकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसा, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले भी क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन कहलाते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे आ गया बेटा बैक्टीरिया, हो गया बैक्टीरिया करते हैं, हाइड्रा करते हैं, है ना, और जो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से बेटा आपका क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले पॉपुलेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। दूसरा चीज, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ही पॉपुलेशन होते हैं, ए सेक्सुअल वाले नहीं बनते हैं, तो ए सेक्सुअल वाले भी होते हैं। ऑल द कॉर्मो ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड, कॉर्मोरेंट्स क्या है, बर्ड है, स्वान नेक है उसका, ठीक है। रैट्स इन अबैंडन्ड ड्वेलिंग, रैट्स जो ड्वेलिंग में रहते हैं। टीकवुड ट्री इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सभी क्या है, एक ही स्पीसीज है, और ये क्या कहला रहे हैं, इनके ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन। इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट हैज टू कोप विद चेंज्ड एनवायरनमेंट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हर ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप करना पड़ता है, ठीक है, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन किस पे वर्क करती है, एज ए इंडिविजुअल, नो, एंड द पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन लेवल पे होती है। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है आपका कि नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती, और इवोल्यूशन भी पॉपुलेशन लेवल पे होता है, ठीक है। जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन,
इवोल्यूशन दोनों बेटा पॉपुलेशन लेवल पे होता है, पॉपुलेशन लेवल पे। तो ये छोटे छोटी चीज है ना, आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या मैम लिख रही हैं फालतू का, लेकिन बेटा यही सब चीजें ना वहां पे कंफ्यूज करेंगी। पॉपुलेशन लेवल, इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल में भी तो होता है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना पॉपुलेशन लेवल पे होता है। ओके, सो पॉपुलेशन इकोलॉजी, अब जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात हो रही है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? पॉपुलेशन इकोलॉजी है एक ऐसा स्टडी का वो एरिया जो कि लिंक कर रहा है इकोलॉजी को पॉपुलेशन से, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। सुना, यहां हम पढ़ते हैं अब क्या दिया है। ए पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, मतलब कि पैरामीटर वेयर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन का एक पैरामीटर होता है नापने का, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का पैरामीटर नहीं है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल में बर्थ, इंडिविजुअल का बर्थडे होता है और डेथ डे होता है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन का बर्थडे डेथ डे नहीं होता है, पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है। पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन का अगर तुमको निकालना है कि कितना पॉपुलेशन है, बढ़ा है, कितना पॉपुलेशन घटा है, तो एक एक बंदे का तुम बर्थडे नहीं निकालोगे, केक काटने नहीं जाओगे। तो पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है और इंडिविजुअल का बर्थ डे होता है। इन ए पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा। पॉपुलेशन में ये जो रेट्स है रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डे डेथ। पर कैपिटा मतलब कि जितने में तुम निकाल रहे हो, मतलब जैसे कि 100 पीपल हैं उस एरिया में, तुम्हारे मोहल्ले में 100 लोग हैं, तो 100 लोग में पॉपुलेशन कितना बढ़ा, 100 लोगों में पॉपुलेशन कितना घटा, तो वो निकालेंगे हम पर कैपिटा। अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोग में पॉपुलेशन कितना बढ़ा नेक्स्ट ईयर, 1000 लोगों में पॉपुलेशन कितना घटा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। द रेट्स हैंस एक्सप्रेस द चेंज इन नंबर। रेट्स क्या है कि दर कि बढ़ा कि घटा, ठीक है। दर तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। हैंस एक्सप्रेस द चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर होता है बढ़ा या घटा विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। हियर इज एन एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि देखो एक पॉन्ड है, पॉन्ड में 20 लोटस के प्लांट हैं, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब कि 20 लोटस के प्लांट थे 2023 में, 2023 में 20 लोटस थे। अच्छे लगते हैं ना पॉन्ड में लोटस। दो रिप्रोडक्शन, थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट एडेड। अब 8 ऐड हो गए, 8 न्यू आए, ठीक है। 8 न्यू आए मतलब कि 2024 में कितने हो गए बेटा, 2024 में कितने हो गए, 28 आ गए, ठीक है। 28 लोटस आ गए। तो ये तो नंबर हो गया, हमको रेट निकालना है कि हर इंडिविजुअल में 20 लोटस का रिप्रोडक्शन मतलब रेट क्या है बर्थ का, ठीक है। तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, देखो बर्थ रेट निकालने के लिए इतने ज्यादा ऐड हुए, 8 ऐड हुए, तो बर्थ रेट निकालना है तो कितने प्रॉफिट हम निकालते हैं ना, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 8 इंडिविजुअल का। कितने में हुआ, क्या 28 में हुआ, 28 तो ऐड करने के बाद है, कितने में हुआ, पहले कितने थे 20 थे, तो 20 में कितना, 20 में कितना ऐड हुआ और, तो कितना आ गया 0.4 ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो 0.4 लोटस या 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर ये ग्रो कर रहा है, पर लोटस पर ईयर। हर लोटस से प्रोड्यूस नहीं कर रहा, हर लोटस से ग्रो नहीं हो रहा है नया लोटस, लेकिन हम हर लोटस के बिना पे निकालेंगे। ऐसे ही अगर हमने 100 लोगों का ये क्या है पॉपुलेशन है, 100 लोगों का पॉपुलेशन है 2023 में, और नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 2000 इस ईयर 2024 में कितना हो गया था, लास्ट ईयर 2023 में 100 था और इस ईयर 150 हो गया 2024 में। तो कितना बढ़ा बेटा, 50 बढ़ा, तो 50 बढ़ा कितने में बढ़ा, 100 में, पहले था ना 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 ऑफस्प्रिंग पर इंडिविजुअल पर ईयर हम कहेंगे, ठीक है। कि मतलब 100 जो बंदे हैं, हर 100 बंदा रिप्रोडक्टिव एज में नहीं, हर 100 बंदा बच्चे पैदा नहीं कर रहा, छोटा बच्चा भी है इसमें, बूढ़े भी हैं, रिप्रोडक्टिव एज वाले भी, हर बच्चा पैदा नहीं कर, लेकिन हर कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको एज अ होल काउंट करते हैं जब रेट काउंट करते हैं। If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a specific, अब डेथ रेट निकाल रहे हैं कि 4 अगर डेड हो गए तो कितना आ गया 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपको कि 2023 में इतना था, 2024 में इतना हुआ, ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया तो कितना होगा। तो भाई जो प्रॉफिट आया उसको ऊपर लिखेंगे और जो पहला इनिशियल जो नंबर था उसको बाई में लिख देंगे, बस निकल जाएगा। अनदर एट्रीब्यूट्स, पहला एट्रीब्यूट हो गया बेटा, ठीक है। अनदर एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो,
ठीक है। दूसरा, पहला एट्रीब्यूट क्या था? रेट था। अब क्या है? सेक्स रेशियो। तो पॉपुलेशन में हम बर्थ रेट, डेथ रेट निकालते हैं, फिर हम सेक्स रेशियो भी देखते हैं कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। और मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये कैसे? परसेंटेज में काउंट होता है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% आर मेल। एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और फीमेल बट पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो। दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब हम आगे के एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। A population at a given time is composed of an individual of different ages. different age के लोग रहते हैं इंडिविजुअल। अब ये भी बड़ी बात है कि पॉपुलेशन में अलग अलग एज के लोग रह रहे हैं, तो हमको पता करना है कि बच्चे कितने हैं, रिप्रोडक्टिव एज वाले कितने हैं और बूढ़े कितने हैं। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करें पॉपुलेशन के बिना पे, तो क्या निकल के आता है? एज पिरामिड निकल के आता है। ठीक है, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन अ डायग्राम। एज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है मेल एंड फीमेल का, लेफ्ट साइड मेल एंड राइट साइड फीमेल, बिकॉज फीमेल इज ऑलवेज राइट। ये दिमाग में बिठा लो बात। द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। देखो सबसे इसमें पूरे ग्राफ में बताया क्या है, देखो क्या बताया है। एक है एक्सपेंडिंग। इसको एक्सपेंडिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले मतलब कि 0 to 15 ईयर तक मान लो। ठीक है, 15 ईयर, किसी किसी की प्यूबर्टी लेट आती है ना, तो 15 ईयर 14 ईयर मान लो। और रिप्रोडक्टिव जब प्यूबर्टी आ गया, प्यूबर्टी हिट कर गया, रिप्रोडक्शन के लायक हो गए। ठीक है, तो 0 to 15 ईयर वाले, हाँ, प्री रिप्रोडक्टिव वाले बढ़ रहे हैं। ये ज्यादा है, देखो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा है, तो जब ये रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो नीचे भी और ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा है, ये ऊपर जाएंगे रिप्रोडक्टिव एज में, तो ये अपने से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो नीचे और ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्या है? एक्सपेंडिंग टाइप का। ये कहाँ होता है? जो गांव देहात, जहाँ ऐसी कंट्री में होता है ना, जहाँ पे मतलब अभी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग, ध्यान नहीं देते लोग कि भाई कंट्री डेवलप हो रहा है ना, तो हमें थोड़ा उसके डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, बच्चे कम पैदा करना चाहिए ताकि रिसोर्सेज ज्यादा हो। तो अभी डेवलप हो रहा है, उतनी नॉलेज नहीं है लोगों को, और कुछ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। फिर है स्टेबल। स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ रिप्रोडक्टिव एज वाले इज इक्वल टू, रिप्रोडक्टिव एज इज इक्वल टू प्री रिप्रोडक्टिव वाले जितने ही उतने ही रिप्रोडक्टिव वाले। तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले जब रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो इतने ही सेम अमाउंट ऑफ बच्चे पैदा करेंगे, तो स्टेबल चल रहा है। इस ईयर भी सेम, नेक्स्ट ईयर भी सेम, अगले ईयर भी सेम। ठीक है, तो स्टेबल चल रहा है। तो स्टेबल कहाँ होता है? जो डेवलप्ड हो गया, डेवलप्ड हो गया। ठीक है, और इसका जो शेप है बेटा, इसका जो शेप है कैसा आया? पहाड़ जैसा, मतलब कि पिरामिड जैसा आया। और इसका शेप कैसा आया? बेल शेप। इसका शेप कैसा आया बेटा? यहाँ बेल शेप, घंटी लगा दो यहाँ पे, है ना, बेल शेप। एंड ये डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग कहाँ आता है? जैसे जो पूरा बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया है, जैसे कि जापान, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब में पता है क्या है? अब ना सरकारें पैसा दे रही है कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो है ना बहुत कम हो गए हैं। अब देखो ये जब यहाँ जाएंगे तो इसी तरह से कम बच्चे और कम बच्चे पैदा करेंगे, तो ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो न्यू जो जनरेशन वहां तो बचेगा ही नहीं। फिर न्यू जनरेशन, बूढ़े वाले मरते जाएंगे, न्यू जनरेशन बचेगा नहीं, तो वहां तो जापान में तो खत्म हो जाएंगे लोग। फिर दूसरे हम जैसे लोग वहां जाएंगे, हाँ, इंडियंस जाएंगे और वहां पे, हाँ, राज करेंगे। सो जापान वगैरह जो हो गया ना बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया, वो ना लेना नहीं चाहते हैं बच्चों का टेंशन, लाइबिलिटीज, ये सब उन लोगों का बिल्कुल सरदर्द लगता है कि आओ जियो आराम से, मत जाओ, बच्चे बच्चे नहीं करना। ठीक है, तो ये कैसा? अर्ण शेप का है, अर्ण शेप का, जार टाइप का है, मटका। ओके, तो समझ में आ गया, ये डिक्लाइनिंग हो रहा है। तो जो भी एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, ये तीनों किस पे डिपेंडेंट है बच्चे? आगे आने वाले भविष्य पे। बोलते हैं ना तुम लोग इस देश का भविष्य हो, भविष्य ही तो हो, तुम ही लोग पे तो डिपेंड है। ये जो ग्राफ जो है पॉपुलेशन का, जो पिरामिड बन रहा है, ये तुम ही लोग पे डिपेंडेंट है। क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो हैं, प्री, अब तो तुम लोग तो रिप्रोडक्टिव में आ गए, तो जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो हैं बेटा, उन्हीं पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि हम इसको एक्सपेंडिंग कहेंगे, स्टेबल कहेंगे या डिक्लाइनिंग कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, देखो मजा आ रहा है ना चैप्टर में? ऐसे मुंह फुला के बैठे रहते हो कि ये चैप्टर बेकार है, गंदा है, किसी को गंदा कहने से पहले अपने गिरबान में झांक लो।
The size of the population tell us a lot about its status in the habitat. पॉपुलेशन का साइज ना उसके हैबिटेट के बारे में भी कहता है कि अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है मतलब कि हैबिटेट में खाने को रिसोर्सेस बहुत अच्छे खासे हैं, या फिर जैसे अगर मैं पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ एक जगह, या फिर मैं चेक करना चाहती हूँ कि मैंने जो पेस्टिसाइड डाला है, छिड़का है, वो काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैंने जो पहले मैं देख लूंगी बहुत सारे पेस्ट वगैरह है, ठीक है। पेस्टिसाइड डालने के बाद अगर पेस्ट कम हो गया मतलब कि मेरा पेस्टिसाइड वर्क कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन अगर कम हुई पेस्टिसाइड काम कर रहा है। फ्रूट्स ज्यादा हो गए मतलब कि पेस्टिसाइड्स काम कर रहा है। So whatever ecological process we use to investigate in a population, be it the outcome of the competition with other species, the impact of a predator। अब देखो इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि प्रेडेटर का क्या इम्पैक्ट है। मतलब अगर हिरन कम मिल रही है, शेर ज्यादा मिल रहा है, मतलब सारे शेरों ने हिरन को खा लिया, ठीक है। या फिर बिल्ली ज्यादा मिल रही है, चूहे कम मिल रहे हैं, मतलब बिल्लियों ने क्या किया, चूहे को बिल्कुल गटक लिया। सो प्रीडेटर के इम्पैक्ट के बारे में भी पता चलता है। और अगर चूहे चूहे हो गए, बिल्लियां चूहे चूहे ज्यादा हो गए मतलब कि बिल्लियां कम है, बिल्लियां छोड़ गई हैं जगह, हाँ, और प्रे का इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है अब। सो एंड द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, तो पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन भी हम जान सकते हैं पॉपुलेशन को देख करके, ठीक है। वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज बढ़ गया है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स बढ़ रहे हैं मतलब कि हमारा पेस्ट अगर बढ़ रहे हैं मतलब कि पेस्टिसाइड काम नहीं किया है, इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड बिल्कुल जीरो है। और अगर पेस्ट कम हो गए, रिड्यूस हो गया, ईल्ड बढ़ गई मतलब कि पेस्टिसाइड हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो इम्पैक्ट भी हम इससे निकाल सकते हैं। द साइज, ऐसे ही कोई वैक्सीन का ट्रायल कर सकते हैं कि वैक्सीन का ट्रायल किया, बंदे मरना बंद कर दिए, मतलब कि बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। द साइज इन नेचर कुड बी, देखो पॉपुलेशन का साइज ना लो हो सकता है, लेस देन 10 भी हो सकता है। जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स आती है ना, तो 10 से कम आती हैं। साइबेरियन क्रेन जो आती है भरतपुर वेटलैंड में, हाँ, वो 10 से कम भी हो सकती हैं और 10 से ज्यादा भी हो सकती है। तो 10 से कम है तो ऐसा नहीं कि हम उसको पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, हम उसको भी पॉपुलेशन कहेंगे। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन लेस देन 10 हो सकता है बेटा, ठीक है। साइज ऑफ पॉपुलेशन लेस देन 10 हो सकता है। फिर ये आपको याद रखना, साइबेरियन क्रेन कहाँ आती है, भरतपुर वेटलैंड में आती है। एंड मिलियंस में हो सकता है, जो पॉपुलेशन का साइज मिलियंस में भी जा सकता है, जैसे कि क्लेमिडोमोनास इन अ पॉन्ड। एक टाइम पे क्लेमिडोमोनास बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्लेमिडोमोनास क्या है बेटा, क्लेमिडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गे, ठीक। सो ये अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एक टाइम पे। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज को हम, पॉपुलेशन साइज जो है मिलियंस में है या कम है, 10 है, तो हम उसको नंबर में नहीं करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी, मतलब इसका घनत्व इतना, ठीक है। और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या है, भीड़, हाँ। जैसे कि अगर एक दो आप कल्चर प्लेट ले लो सेम साइज का, और दोनों में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो, एक में बहुत ज्यादा पूरा भर के बैक्टीरिया और एक में कम है, तो हम काउंट तो नहीं करने जाएंगे ना एक एक बैक्टीरिया को, हमको देख के पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, घनत्व तो ज्यादा है ना, ज्यादा है भीड़, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे है, मतलब नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे कम दिख रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, नंबर कम होगा। समझ गए, सिंपल सी बात है। और इसको हम डिनोट करते हैं एन से, पॉपुलेशन डेंसिटी को। नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम नंबर में नापे, क्योंकि नंबर में हर जगह नहीं नाप सकते भाई। ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर, टोटल नंबर हमेशा ही अप्रोप्रिएट मेजर होता है, लेकिन हर बार नंबर नापना बेवकूफी है ना। अगर तुमको बाल का ही काउंट करने बोले, हाँ, बाल किसी के झड़े हुए हैं, तुम्हारे बाल घने, तो देख के पता चल रहा है ना कि बालों का पॉपुलेशन ज्यादा वहां पे कम है, तो उसको काउंट करने बैठने की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस। So although total number is generally the most appropriate measure of population density, तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनता है कि टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का। इट इज इन सम केसेस ईदर मीनिंगलेस, किसी किसी केस में मीनिंगलेस हो जाता है, जैसे कि बालों के केस में मैंने कहा, जैसे बैक्टीरिया के केस में मैंने कहा मीनिंगलेस हो जाता है, और डिफिकल्ट भी है डिटरमाइन करने के लिए इन एन एरिया, ठीक है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल कुछ दे रखा है कि कहाँ कहाँ डिफिकल्ट हो रहा है। एक एरिया है जहाँ पे 200 कैरोट है, ठीक है, एक एरिया है जहाँ पे 200 कैरोट प्लांट है, ठीक है, 200 कैरोट प्लांट है। कैरोट ग्रास के बारे में देखो क्या दिया है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, तो इसका बेटा साइंटिफिक नेम दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम याद रखना आपको। प्लांट, और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी ना ये इसका नाम दिया हुआ है, तो आपको याद रखना ही है कैरेट के बारे में। सो एलर्जेंस वाले में, तो प्लांट बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनाना। अब देखो 200 कैरेट प्लांट है और वहां पर एक बनाना ट्री है, बनाना ट्री है,
ओके, बनाना ट्री है जिसका कैनोपी बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा, जिसका कैनोपी बहुत ज्यादा बड़ा है। एक सिंगल बनियान ट्री है with a large canopy stating that population density of banyan is low relative to, देखो population density कम कह रहे हैं, to the carrot grass amount to underestimate the enormous role of banyan in that community। ठीक है, अगर हम ये कहें कि अरे बनियान तो एक ही है, कैरोट तो इतने सारे, तो कैरोट जो है ज्यादा है। लेकिन बेटा यहाँ पे हमको ये भी देखना होगा कि रोल ऑफ बनियान यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसका बायोमास बहुत ज्यादा है, बायोमास इसका बहुत ज्यादा है, इसका एरिया कवर बहुत ज्यादा है, और हम इसके इनॉर्मस रोल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये सब जगह पे ना हम मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, कैरोट को बनियान से कंपेयर नहीं कर सकते उसके पॉपुलेशन को। भाई जो बड़ा होगा उसका नंबर कम होगा ऑब्वियसली। जो बैक्टीरिया से तुम्हारे कंपेयर किया जाए कि तुम्हारे पॉपुलेशन क्या है, बैक्टीरिया अगर तुमको कहे तुम्हारी पॉपुलेशन क्या है, मेरी पॉपुलेशन देखो इतनी है, मैं तो कल्चरल प्लेट में इतना ग्रो कर जाता हूँ जितना तुम्हारे मतलब पूरे अर्थ में है, तो क्या मतलब मजाक ही ना है हमारा। तो जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो कम नंबर में पाया जाएगा, जो हाथी है वो कम होगा, हाँ डायनासोर कम होंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा होगा। समझ में आ गया? सो इन सच केसेस द परसेंट ओवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल। ऐसे केसेस में बेइज्जत नहीं करना है कॉम्प्लेक्स वालों को, हाँ नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे बेटा बायोमास परसेंटेज कवर, कितना एरिया कवर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मीनिंगफुल है, उनकी बेइज्जती नहीं करना है, नहीं तो कुचल डालेंगे। So total number is again not an easily adoptable measure if the population is huge। अब देखो फिर कह रहा है कि टोटल नंबर काउंट करना इजिली एडॉप्टेबल नहीं है अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, उन सब में बहुत ज्यादा छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, हर्ब्स वगैरह बहुत ज्यादा है, काउंटिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एक एक घास थोड़ी गिनते बिनोगे। इफ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, व्हाट इज बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी। अगर तुम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो तो कैसे उसका पॉपुलेशन काउंट करोगे? भाई देख करके ना कि इसमें ज्यादा इसमें कम है। Sometimes a certain ecological investigation, there is no need to know about the absolute population density। कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है absolute population density निकालना, relative density से काम चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ग्रासेस ज्यादा है, यहाँ ग्रासेस कम है, मतलब पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब कि पॉपुलेशन इधर ज्यादा है, तो रिलेटिव डेंसिटी वहां पे हम निकालते हैं। समझ गए? सर्व द पर्पस इक्वली वेल फॉर, कहीं समझ में आया कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा हम नहीं निकाल सकते काउंट करके, तो कहीं पे हम बायोमास देख रहे हैं, उसका एरिया कवर देख रहे हैं, कहीं पे हम रिलेटिव डेंसिटी देख रहे हैं, उसके रिलेटिवली उस पर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कंपेयर करके। फॉर इंस्टेंट द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप। अब देखो बड़ा सा समुद्र है, उसमें कहा जाएगा कि कितने फिशेस हैं, तो जाओगे एकदम गोता लगाने के लिए नहीं ना, वहां क्या करोगे, ट्रैप करोगे कि अच्छा इस एरिया में बहुत ज्यादा फिश है, दूसरे एरिया में किनारे में बहुत कम फिश है, तो पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। किसी पॉन्ड में ज्यादा होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी में कम होगी। सो इससे पता चल जाएगा, रिलेटिव डेंसिटीज को कहते हैं। वी आर मोस्ट ऑब्लाइज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। और हम इन इस तरह के आलसी वाले कामों में तो बिल्कुल एकदम महारत हासिल कर रखा है भाई, ऐसे देख के ऊपर ऊपर बता दो, है कौन काउंट करने जाएगा। सो the tiger census in our national park and tiger reserve is often based on pug marks। देखो टाइगर सेंसस में, नेशनल पार्क में टाइगर के बारे में अगर हमको पता करना है, लायन के बारे में पता करना है कि कितनी उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, 2023 में कितना था, 2024 में कितना है, तो हम कैसे चेक करेंगे? ढूंढेंगे एक एक टाइगर को। बेटा टाइगर हैप्पी बर्थडे मना देगा वहीं पे, तो टाइगर को ढूंढना नहीं है, टाइगर के पीछे नहीं जाना है, हमको क्या देखना है, उसके पग मार्क देखना है। अगर पग मार्क बढ़ रहे हैं, छोटा छोटा बिल्कुल प्यारा प्यारा, हाँ कब के जो पग मार्क्स आए हैं, मतलब कि अभी अभी नए बच्चे ने जन्म दिया है, तो पग मार्क अगर बढ़ रहे हैं मतलब कि टाइगर बढ़ रहा है। पग मार्क बिल्कुल रेयरली, बहुत दूर दूर तक 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम लिया लेकिन पग मार्क नहीं मिल रहा है, मतलब कि टाइगर को किसी ने कर दिया है ना, या फिर टाइगर रिसोर्स के अभाव में चले गए। ठीक है, हैप्पी बर्थडे हो गया उनका। तो टाइगर को अगर हमको जानना है, टाइगर का पॉपुलेशन निकालना है, लायन का पॉपुलेशन निकालना है, तो हम कैसे पग मार्क से निकालेंगे या फिर उनकी पॉटीज देखेंगे। ठीक है, फीकल पैलेट्स, उनकी पॉटीज ढूंढेंगे कि कहाँ कितने पॉटीज किए हैं, तो ज्यादा पॉटीज है मतलब कि ज्यादा टाइगर है। ये भी हो सकता है कि उसका पेट खराब हो, लेकिन एक दिन नहीं चेक करते बेटा, बहुत दिन तक चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अब बताओ मजा आ रहा है ना पढ़ के? तो मजा आ रहा है तो बेटा लाइक कर दो।
ठीक है। सो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। तुमको पता है, अगर तुमको कोई भी एनी हाउ हेल्प करता है ना, तो बेटा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, है ना। और ग्रेटिट्यूड यहाँ तो कुछ करना नहीं है, बस लाइक तो करना है यार, लाइक कर दो, है, सब्सक्राइब भी कर दो। द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। ये क्या कह रहा है कि जो पॉपुलेशन का साइज है ना, वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, वो चेंज होता रहता है, कोई मतलब स्टेबल नहीं है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे दे देगा आपको स्टैटिक पैरामीटर है, ठीक है, चेंज कर देगा, तो जल्दी जल्दी में उसको सही मत कर देना, नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेटर प्रेशर, एडवर्स वेदर। तुम्हारे मोहल्ले में कुत्ते रह रहे हैं, वो कुत्ते का साइज बढ़ेगा, इस पे, ये किस पे डिपेंड करता है, तुम रोटियां डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, बाकी सब भी रोटियां दे रहे हैं कि नहीं उसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लात मार के भगा दे रहे हैं, तो भाई वो भाग जाएंगे। बंदर आ गए तुम्हारे एरिया में, तो डिपेंड करता है कि उसको कितना खाना मिल रहा है, कितने दालें, कितने फ्रूट्स तुम्हारे यहाँ से चुरा पा रहे हैं, नहीं चुरा पाए तो जाएंगे अपने जंगल फिर से वापस, ठीक है। प्रीडेशन प्रेशर, अगर तुम कुत्ते को मार रहे हो, बंदर को डरा के भगा रहे हो, तो भाग जाएंगे जंगल, ठीक है, तो फिर तुम्हारे यहाँ पॉपुलेशन हो जाएगा उनका कम। एडवर्स वेदर, वेदर पे भी डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। तो इनफैक्ट इट इज दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन, whether it is flourishing or declining। तो इससे पता चलता है बढ़ रहा है कि घट रहा है। Whatever might be the ultimate reason, the density of a population in a given habitat during given time fluctuates due to change in 4 basic process। कह रहा है कि population fluctuate होता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, 4 बेसिक प्रोसेस में चेंज आने की वजह से। वो 4 बेसिक प्रोसेस कौन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 4 बेसिक प्रोसेस वो कौन कौन है? वो 4 बेसिक प्रोसेस हैं, जन्म होना, मरण होना, और किसी का आना, किसी का जाना। सो जन्म होना क्या है? नेटेलिटी, नेटेलिटी मतलब न्यू बॉर्न कितने आए हैं। मॉर्टेलिटी मतलब कि मरे कितने हैं, मृत्यु दर। इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन मतलब कि इम से याद रखो, इन, तुम्हारी जगह पे, तुम्हारे पॉपुलेशन में और कितने लोग आ रहे हैं, तुम जिस एरिया में रह रहे हो वहां बाहरी कितने लोग और आ रहे हैं बसने के लिए। जैसे बैंगलोर वगैरह में क्या होता है, या दिल्ली में क्या होता है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी जाता है, तो इमाइग्रेशन होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। और ई माइग्रेशन, ई से याद रखना, ई से एग्जिट, है ना, गांव छोड़ छोड़ के लोग भागते हैं ना शहर की तरफ, ई माइग्रेशन, पॉपुलेशन उधर घटती जा रही है, शहरों में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है, टू ऑफ विच नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन, कौन कौन बढ़ाने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले कौन कौन है, कि एक तो बर्थ हो रहा है और दूसरा बाहर से लोग आपके पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं। तो नेटेलिटी इमिग्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे और पॉपुलेशन डेंसिटी में दो को डिक्रीज करेंगे, दैट इज मॉर्टेलिटी एंड ई माइग्रेशन टू डिक्रीज, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे दी हुई है, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इमाइग्रेशन है, इमिग्रेशन है एंड नेटेलिटी, इन दोनों में प्लस लगा है, मतलब कि ये दोनों पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम इंक्रीज वाले स्लॉट में रखेंगे। और जो डिक्रीज कर रहे हैं, मॉर्टेलिटी, मरण, और ई माइग्रेशन, ई से एग्जिट हो गए आपकी जगह से, तो उसको हम एक साथ रखेंगे और इनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। बढ़ाने वाले को एक साथ रखना है, घटाने वाले को एक साथ रखना है। एंड ये जो फॉर्मूला है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि सो इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, एट टाइम टी, देन इट्स डेंसिटी एट टी प्लस 1। पॉपुलेशन डेंसिटी है एन, ठीक है, टाइम टी में, मतलब कि 2023 में, मान लो 2023 में ये इसका पॉपुलेशन इतना था, ठीक है, और तो 2024 में कितना होगा, नेक्स्ट ईयर निकालेंगे ना, 2024 में कितना होगा, या मान लो 2024 में इतना है, एन टी है पॉपुलेशन, तो 2025 में कितना होगा पॉपुलेशन, तो एन टी प्लस 1, 2024 प्लस 1, 2025, तो टी प्लस 1, फिर 2024 में कितना था, इनिशियल कितना था, बर्थ कितने हुए, आए कितने, और डेथ कितना हुआ, और गए कितने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, याद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी फ्रॉम द above इक्वेशन, तो और बेटा इससे आता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा आपको, बर्थ रेट, डेथ रेट दे देगा, ठीक है, तो आपको निकालना होता है इसमें से, या फिर बाकी सब दिया है तो ई माइग्रेशन कितने हुए वो निकालो, या फिर इमिग्रेशन कितने हुए वो निकालो। दैट तो एल्जेब्रिक है, सब कुछ तो बना लोगे। दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इन इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेशन। ये क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगा अगर ये वाला पोर्शन बी प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा देन द डी प्लस ई से ज्यादा होगा, ठीक है। ये अगर 15 है तो ये 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है, और अगर उल्टा होगा, ये 5 और डी प्लस ई 15 हो गया, मतलब कि डेथ ज्यादा हुआ है,
फिर कह रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बर्थ एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द अदर टू फैक्टर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ रेट ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ रेट ही सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से पॉपुले इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग कहीं छोड़ के जाने के लिए, या तो रिसोर्सेज की कमी है, या जैसे जॉब की कमी हो जाती है गांव में तो लोग छोड़ के चल जाते हैं शहरों की ओर। तो शहरों में लोग जा रहे हैं, या फिर शहरों में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, या फिर दंगे फसाद हो रहे हैं तो वहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं गांव की ओर, तो गांव में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये होता है स्पेशल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में बर्थ रेट और डेथ रेट को ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी का। अदर टू फैक्टर इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन वो स्पेशल कंडीशन में अकर होते हैं। For instance, if a new habitat is just being colonized, e-migration may contribute more significantly। ठीक है, नई जगह अपार्टमेंट बनने लगता है तो वहां पे लोग जाने लगते हैं ना, वहां पूरा पॉपुलेशन बढ़ जाता है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। तो वहां पे हम बर्थ रेट नहीं देखते, वहां पे हम क्या देखते हैं कि कितने लोग आ गए अचानक से। ठीक है, फिर है ग्रोथ मॉडल्स। बहुत इजी इजी चीजें हैं बेटा। ग्रोथ मॉडल्स, डज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन विथ टाइम शो एनी स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न। क्या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन टाइम के साथ कुछ पैटर्न शो करते हैं? वी हैव बीन कंसर्न अबाउट द अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री, एंड इट is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or so some restrain on growth। ये कह रहा है कि जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है तो हम कितने बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, रिसोर्सेज वगैरह घटने लगते हैं। ठीक है, एक जगह पे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो मान लो किसी जगह का भाई एक कैपेसिटी है ना रिसोर्स का, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं कि रिसोर्स, इतना ही रिसोर्स हम इतने ही लोगों को खिला सकते हैं, वहां भर भर के लोग आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, तो वहां क्या होगा फिर आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, कंपटीशन शुरू हो जाएगा, सारी चीजें महंगी होने लगेंगी। जो शहर शहर होते हैं वहां क्यों चीजें महंगी होती है? बहुत ज्यादा भीड़ होती जा रही है जॉब की वजह से। भीड़ होने की वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी तो लिमिटेड है, वहाँ जगह लिमिटेड, अब सारे अपार्टमेंट भर गए, सब कुछ भर गया है, पूरा जगह देखते हो शहरों में बिल्कुल एकदम सटे सटे से मकान होते हैं। जाने को रास्ता नहीं होता है। मुंबई में कुछ जगह ऐसे हैं बिल्कुल वो पता नहीं लोग कैसे रहते, धूप तक नहीं आती है लोगों के घर में। तो जगह बहुत कम है, रिसोर्सेस बहुत कम है, लेकिन सबको वहीं रहना है, उसी जगह पे रहना है। तो क्या होगा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी भाई अब खत्म हो रही है, अब कहाँ रहोगे, कहाँ हवा में बनाओगे? अब देखो क्या हो रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी, जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ कि कैरिंग कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है तो अब हम क्या बना रहे हैं, फ्लाइंग ओवर बना रहे हैं, फ्लाई ओवर बना रहे हैं। तो फ्लाई ओवर में भी गाड़ियां भरती जा रही है, तो अब क्या और फ्लाई ओवर बनाओगे, और कितने ऊपर तक ले जाओगे उसको? तो कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिट है, रिसोर्सेस वगैरह की, जगह की, सब एक लिमिट होती है। अब वो अगर बढ़ती, उसमें अगर पॉपुलेशन बढ़ते जाता तो कितनी प्रॉब्लम आती है बेटा। तो हम क्यूरियस होते हैं जानने के लिए क्या एनिमल्स के साथ भी ऐसा होता है, क्या एनिमल्स भी हमारी तरह सेम तरह से बिहेव करते हैं, वो रिस्ट्रेन करते हैं ग्रोथ को? सो परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम द नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमें नेचर से लर्न करना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करें। सो पॉपुलेशन ग्रोथ में दो तरह का ग्रोथ दिया हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में दो तरह का ग्रोथ दिया है, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब कि रियल की बातें कह रहा है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि सपने की बातें, है ना, कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, बिल्कुल एकदम भरा हुआ है रिसोर्स। और जैसे आपको लगता है ना कि काश चॉकलेट इतने होते, चॉकलेट की ट्री और ये सब इतने होते कि मम्मी कभी मना नहीं करती, हाँ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ बस, हाँ इतना होता, इतनी मिठाइयां घर में होती। तो वो रियल नहीं है ना, वो उतनी मिठाइयां तुम्हारे घर में होंगी नहीं। हाँ, तो वो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, और लॉजिस्टिक क्या है कि लिमिटेड चीजें आएंगी, लिमिटेड फास्ट फूड आएगा घर में, और जिसके लिए लड़ाइयां तय है, सब में बटेगा, पिज्जा कटेगा और सब में बटेगा, पिज्जा एक एक किसी को नहीं मिलेगा। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आप कहते हो कि अनलिमिटेड पिज्जा, और बिल्कुल खाए जा रहे हैं, और हम बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। ऐसा होगा नहीं बेटा। So exponential growth, resources, food, space availability is obviously essential for the अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। मतलब कि इतनी ज्यादा है कि अनइम्पेडेड ग्रोथ हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, अरे खाने भरपूर खाना है। Ideally, when resource in the habitat are unlimited, each species has the ability to release
रियलाइज फुल्ली ऑफ इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। कोई मार धाड़ नहीं है खाने के लिए, बिल्कुल अब बस क्या है, खाना है, बैठ के खाना, बच्चे पैदा करना है। तो एज अ डार्विन ऑब्जर्व व्हाइल डेवलपिंग हिज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देन द, हमने पढ़ा था ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वगैरह इवोल्यूशन चैप्टर में। तो डार्विन ऑब्जर्व किया व्हाइल डेवलपिंग हिज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल फैशन इन इफ इन ए पॉपुलेशन साइज एन। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज अगर एन है, द बर्थ रेट्स, नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ, जो मतलब बर्थ रेट की बात हो रही है यहाँ पे, बर्थ रेट आर रिप्रेजेंटेड एज बी। ठीक है, पॉपुलेशन की साइज अगर एन है मान लो, ठीक है, एक जगह पे पॉपुलेशन की साइज एन है और बर्थ रेट बी है, बी है बर्थ रेट और डेथ रेट डी है। ठीक है, पॉपुलेशन, तो चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन विथ टाइम, मतलब कि चेंज इन पॉपुलेशन मतलब कि 5 साल पहले मान लो एन था साइज पॉपुलेशन का। ठीक है, 5 साल पहले एन था साइज, मतलब 100 था, तो 5 साल बाद हम निकाल रहे हैं कि चेंज इन पॉपुलेशन 5 साल बाद कितना चेंज हुआ, चेंज इन पॉपुलेशन विद टाइम। ठीक है, चेंज इन पॉपुलेशन कितना चेंज आया टाइम के साथ, 5 साल बाद कितना चेंज आया, तो बर्थ कितने हुए माइनस डेथ कितने हुए, और इनिशियल कितना था, पहले इनिशियल कितना था। तो चेंज निकालने में बेटा हमेशा इनिशियल को इंक्लूड किया जाता है। पिछले वाले फॉर्मूला में भी हमने देखा कि एनटी को हमने इंक्लूड किया था NT+1 के लिए। तो डीएन अपॉन dt क्या है, चेंज, चेंज इन पॉपुलेशन विथ टाइम, टाइम के साथ कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ। मान लो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 5 साल बाद पॉपुलेशन, मान लो पॉपुलेशन 5 साल बाद कितना हो गया, 1000 हो गया, और टाइम कितना, 5 साल की बात कर रहे हैं। और बर्थ, हमको बर्थ रेट निकालना है, और डेथ, डेथ रेट मान लो कि 50 है मान लो, और इनिशियल पहले 100 था। ठीक है, ये मैं ऐसे बता रही हूँ, रफ आइडिया, 100 था पहले, समझ गए। तो इस तरह से आप बर्थ रेट निकाल सकते हो, या डेथ रेट पूछ देगा, डेथ रेट निकाल सकते हो। ठीक है, लेट बी माइनस डी इज आर, बी माइनस डी क्या है, अगर हम इसको टोटल बी माइनस डी को हम आर ले लेते हैं, ठीक है, आर ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन पॉपुलेशन विथ टाइम इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, आर एन। Okay, so then increase or decrease in n during a unit time period is t dn by dt, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब द आर इन द इक्वेशन, अब बोल रहा है कि आर क्या है, आर कहां से आ गया भाई, बी माइनस डी, तो समझ में आ रहा था, बर्थ माइनस डेथ था, आर कहां से आया। द आर इन दिस इक्वेशन इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट, अंदर से जो एक पॉपुलेशन की रेट है कि कितना इंक्रीज वो हो रहे हैं। ठीक है, डेथ के बावजूद, डेथ भी हो रही है, उसमें भी वो कितना इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज आर। ठीक है, दैट इज आर एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और आर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, to give you some idea about the magnitude of R values for the Norway rat, ठीक है, नॉर्वे के बारे में बता रहे हैं, रैट द R is 0.015 and for the floor beetle it is 0.12. In 1981, the value of R for human population in India was 0.0205. Find out the current R value is. अभी का R वैल्यू निकालना है आपको, पिछला आपको दिया हुआ है 1981 तक का, तो अभी का क्या होगा। फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमको R निकालने के लिए, R हमने लिख दिया कि बी माइनस डी, कितने बार बार बी माइनस डी लिखोगे यार, ठीक है, तो हम इसको R लिख रहे हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली तुमको फिर पीछे जाना पड़ेगा, बर्थ रेट और डेथ रेट निकालना ही पड़ेगा। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन। और ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कैसा कर्व बनता है बेटा, जे शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज आर, बी माइनस डी, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, सो जे शेप कर्व बनता है, हाँ, वी प्लॉट एन इन रिलेशन टू टाइम, और ये जो प्लॉट बनता है पॉपुलेशन डेंसिटी, हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है समय के साथ। ठीक है, 5 साल 10 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, तो ये कैसे जाती है बेटा, बिल्कुल सीधी यूं बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनलिमिटेड खाना, फैले जा रहे हैं, फैले जा रहे हैं, फैले जा रहे हैं, खा के बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो चूहों को, मान लो तुम्हारे घर में तुम घर जब बंद करके चले जाते हो ना, और 2 4 चूहे रहते हैं, और सब कुछ पड़ा हुआ है, सही साफ सफाई नहीं करते हो तुम, हाँ, सब कुछ खुला है, सारे डब्बे खुले हैं, बिल्कुल अनलिमिटेड खाना, पार्टी टाइम, तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल ग्रो करते जाएंगे। तुम जब आओगे ना, तो तुमको लगेगा तुम्हारे से ज्यादा, तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा, और तुम्हारे घर में अनाज से ज्यादा चूहे हैं। कॉकरोच के साथ भी यही होता, अनलिमिटेड, तो उनकी ग्रोथ हो जाती बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फिर तुम आते हो, तुम करते हो नेचुरल सिलेक्शन, फिर तुम उनपे मारते हो
कीटनाशक दवाइयां देते हो तो कुछ तो भाग जाते हैं, कुछ एडेप्ट कर जाते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे मैं गुजर चुका, तो वो रह जाते हैं। हाँ, और कुछ जो है मर जाते हैं। समझ गए, ऐसे काम करता है ये पॉपुलेशन। फिर इफ यू आर फैमिलियर विद द बेसिक कैलकुलस यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फ्रॉम। अगर तुमको बेसिक कैलकुलस आता, नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं बेटा, रट लेना। बेसिक कैलकुलस अगर आता है, यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसका इक्वेशन का आप क्या निकाल सकते हो, बेसिक कैलकुलस करके इंटीग्रल फॉर्म। तो एन टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन नॉट और ई आर टी होगा। अब ये क्या है, एन टी इज द पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम। इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, एन नॉट है ना, फिजिक्स में पढ़ते थे ना, फिजिक्स में पढ़ते हो कि नॉट जहां लगता मतलब इनिशियल, इनिशियल स्पीड है, फिर उसके बाद इतने टाइम के बाद जो इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो टी जो हो गया बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, एन नॉट जो है इनिशियल, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था, मान लो 2023 का इनिशियल लेते हैं, फिर 2030 में कितना होगा, तो 2030 क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा। ठीक है, फिर आर, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बी माइनस टी, और ई क्या है, इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, ई आर टी। तो बेटा ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये कर्व अपन पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है ए व्हेन रेस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ। ठीक है, रेस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, जो भी रेस्पॉन्स, कुछ भी चीज है वो ग्रोथ को नहीं रोक रही है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। मौसम भी सुहाना है, खाना भी लाजवाब है, बिल्कुल ब्रीडिंग करते जाओ, जैसे ठंडी का मौसम होता है। प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल व्हेन रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग द ग्रोथ। ठीक है, जब गर्मी का मौसम आता है, यार दूर हटो, है ना, गर्मी का मौसम आता है, बिल्कुल बेकार मौसम, प्लॉट इज लॉजिस्टिक। ठीक है, ये लॉजिस्टिक प्लॉट है बेटा, सच यही है, सच यही है, प्लॉट इज लॉजिस्टिक, के इज कैरिंग कैपेसिटी। कहीं पे मान लो शहर की ही बात लो, यहाँ पे ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है, पहले तो भाई भयंकर भयंकर, मतलब इस ये शहर आइए, यहाँ बसिए, यहाँ पर आपको मतलब अनलिमिटेड चीजें, या फिर जैसे कहीं पे बड़ा अपार्टमेंट बनता है ना, कोई सोसाइटी बनती है, तो होता है ना कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर बसिए, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, ये है फलाना ठिकाना, दुनिया भर की चीजें, वहां पॉपुलेशन पहले बढ़ता है, भयंकर बढ़ता है, एसिलरेशन होता है वहां पे, एसिलरेशन। फिर उसके बाद एक समय बाद जाके ना डिक्लाइन होने लगते हैं, यहाँ पानी की सुविधा तो दे नहीं पा रहे, इतनी भीड़ बना दी है इस सोसाइटी में कि पानी नहीं पुर रहा है, तुम्हारा रिसोर्सेस क्या होने लगे, कम होने लगे, पानी नहीं पुर रहा है, आसपास दुकानें बहुत कम है, लड़ाइयां हो रही हैं लोगों में, जगह जगह नहीं मिल रहा है, लोग घुस घुस के घर बनाए जा रहे हैं, एसी इतना लगा रहे हैं कि लाइट नहीं मिल पा रहा भरपूर, तो लोग क्या करते हैं, छोड़ के जाने लगते हैं, डिक्लेरेशन होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। फिर एक समय बाद आकर के जिनको छोड़, जिनको आना था आए, जिनको जाना था गए, अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अब वहां से ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, एकदम स्टेबल। ठीक है, अब ये हो गया कि कैरिंग कैपेसिटी भाई, अब इससे ज्यादा हम नहीं भर सकते, जितने फ्लैट थे सारे भर गए, अब इससे ज्यादा हम नहीं भर सकते, के इज द कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आ गया बेटा, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, अगर अब भी नहीं समझ में आता तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं। हम्म, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में एक चीज, ठीक है, हमने क्या समझा, हमने क्या समझा अभी तक से, हमने क्या समझा कि ये है पॉपुलेशन बढ़ रहा है टाइम टी के साथ, जब खाना पिज्जा भरपूर होगा तो बढ़ेगा यूं यूं यूं, आपके घर में चूहे छिपकली सब बढ़ जाएंगे हैं। लेकिन लेकिन अब आ गए आप, ठीक है, अब होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो वो फ्लैट वाला एग्जांपल अच्छा था बेटा, है ना, फ्लैट वाला एग्जांपल अच्छा था। तो उस फ्लैट में सबसे पहले लोग बढ़ रहे हैं, या फिर जैसे हम सिटी की बात करते हैं, सिटी में बहुत सारा जॉब है, जॉब की ओपनिंग है, आइए आइए आइए, है ना, तो ये बढ़ रहा है एक टाइम पे। फिर क्या हो गया भाई, अब वहाँ रिसोर्सेस कम है, अनाज कम है, जगह कम है रहने के लिए, लाइट नहीं मिल रहा है। अभी फिर गर्मियों के मौसम में एसी चला रहे हैं तो एसी फट फट जा रहा है, इतना ज्यादा दिक्कत हो गया है, और सारी चीजें कम हो रही है, तो क्यों, क्योंकि भाई कैरिंग कैपेसिटी है। अब क्या है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, थोड़ा डिक्लाइन हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ बेटा, डिक्लाइन हुआ, एसिलरेशन हुआ, फिर डिसेलरेशन हुआ। ठीक है, अब क्या आ गया यहाँ पर, डी एन बाई डी टी, जो चेंज इन पॉपुलेशन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एन तो है ही, बर्थ एंड डेथ रेट है, इनिशियल रेट है, उसके साथ में क्या आएगा, कैरिंग कैपेसिटी आएगा, कि भाई एक पर्टिकुलर एक कैरिंग कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी है बाय, ठीक है, तो के इज कैरिंग कैपेसिटी, इससे ज्यादा अब अपार्टमेंट में लोग नहीं भर सकते, चाहे कितने भी लोग बाहर से कितना ही पैसा क्यों ना दे दें, कुछ भी क्यों ना कर दे, इससे ज्यादा लोग अब नहीं भर सकते, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, पानी हम नहीं ज्यादा दे सकते, सारे के सारे फ्लैट भर चुके हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही इसीलिए ये होता है ना कि शहरों में एक टाइम बाद मतलब या फिर विदेश में भी इंडियन इतने भरते जा रहे हैं कि अब भेजा जा रहा है कि भाई अब इन्हीं लोगों को जॉब कम पड़ रही है, हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको जॉब कम पड़ रही है, उनको खाना कम पड़ रहा है, रिसोर्सेज कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। जैसे पेट ज्यादा आपका भर जाता है, कैरिंग कैपेसिटी, पेट की कैरिंग कैपेसिटी होती है। ओके, सो समझ में आ गया। लॉजिस्टिक रियल है बेटा, सच्चाई वही है, और जो एक्सपोनेंशियल वो सपनों की दुनिया है कि इतना पिज्जा बर्गर तो आपको ना मिलेगा। आपका लॉजिस्टिक वाला ही चलेगा कि पिज्जा आएगा तो सब में बटेगा, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। हाँ, और आपका भी एक कैरिंग कैपेसिटी है ना स्टमक का, खा भी नहीं पाओगे उतना। Now, Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in absence of checks. कह रहे हैं कि स्लो ग्रोइंग एनिमल्स हैं, बहुत टाइम लगता है इनको बढ़ने में, तो एलिफेंट कैसे एनॉर्मस नंबर में हो जाते हैं जब इनका कोई प्रेडेटर वगैरह नहीं हो और किसी भी तरह की इनका कोई हंटिंग करने वाला ना हो। द फॉलोइंग इज द एनेक्डोट popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up, grow exponentially. इसमें देखो एक कहानी बता रहा है, ठीक है, राजा की कहानी बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे बढ़ता है। ठीक है, इसे बता रहा है कि एक राजा है, मिनिस्टर है, दोनों बैठते हैं, चेस खेलते हैं। फालतू बकवासे की बातें, इससे अच्छा एग्जाम्पल देते, बढ़िया से बताते तो नहीं। तो किंग और मिनिस्टर हैं, चेस गेम खेल रहे हैं। द किंग कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग गेम, किंग को लग रहा है कि मैं जीतूंगा, वॉज रेडी टू एक्सेप्ट एनी बेट। वो बोल रहा है कि चलो जो मांगोगे ना, अगर तुम जीत गए तो जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो मिनिस्टर बोल रहा है कि ठीक है, अगर मैं जीता, मैं सिर्फ ना सम व्हीट ग्रेन्स, ठीक है, ही वांटेड ओनली सम व्हीट ग्रेन्स, द क्वांटिटी ऑफ व्हिच इज टू बी द कैलकुलेटेड बाय प्लेसिंग ऑन चेस बोर्ड वन ग्रेन इन स्क्वायर वन। वो कह रहा है कि एक एक स्क्वायर में ना मैं एक ग्रेन रखूंगा, ठीक है, देन टू इन स्क्वायर टू, और दूसरे में मैं कितना रखूंगा, दो रखूंगा, दो दाने रखूंगा। तो फोर रखूंगा तीन में। तो मतलब ये क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना, एक से दो, दो से चार, चार से, जैसे हमारे सेल बढ़ते हैं, एक से दो, दो से फिर चार, चार से फिर आठ, तो ऐसे ऐसे करके डबल होता जाएगा। तो 64 का कितना हो जाएगा बेटा, समझ गए? तो ऐसे करके डबल होता जाएगा, डबल होता जाएगा हर बार, और ये स्क्वायर बनता जाएगा। तो द किंग एक्सेप्टेड, किंग ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, और लेकिन फिर वो हार गया और मिनिस्टर जीत गया। द किंग फेल्ट दैट फुलफिलिंग द मिनिस्टर्स बेट वाज सो इजी। उन्होंने बोला कि यार ये बहुत आसान है, लेकिन जब उन्होंने देना शुरू किया, सिंगल ग्रेन से स्टार्ट किया और चेस के बोर्ड में जब उन्होंने देना शुरू किया तो उनको समझ में आया। बट बाय द टाइम ही कवर्ड हाफ द चेस बोर्ड, द किंग रियलाइज्ड टू his dismay that all the wheat produced in his entire kingdom pooled together would still be inadequate। अगर पूरे किंगडम का व्हीट ग्रेन अगर रख दिया जाए तो 64 स्क्वायर्स में नहीं आएगा। नाउ थिंक ऑफ टाइनी पैरामीशियम, ऐसे ही पैरामीशियम ग्रो करते हैं। स्टार्टिंग में जस्ट वन इंडिविजुअल थ्रू बाइनरी फिजन डबलिंग इन नंबर एवरी डे, एंड इमेजिन व्हाट माइंड बॉगलिंग पॉपुलेशन साइज। तो 64 डेज में इनकी पॉपुलेशन साइज कितनी हो जाती होगी, ठीक है। और अगर अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेस वगैरह मिले तो ये बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनको लिमिटेड फूड रिसोर्सेस मिलते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ पे हम पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़क देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होता नहीं है, नेचर का सिलेक्शन होता है। तो इस तरह की चीजें होती है। इस तरह की चीजें कहाँ पॉसिबल है, लैब में, या फिर कल्चर मीडियम, या फिर जैसे इकोलाई हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे ना कि हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी में ई कोलाई को स्टेट टैंक में डाला, मतलब फूड रिसोर्स दे रहे हैं और वो ग्रो करता ही जा रहा है। तो वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं होता है। नेचर में लॉजिस्टिक ग्रोथ ही पॉसिबल है, लैब में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज। और हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और कब होता है, जैसे कि आप देखोगे ना कि सडन अचानक से गर्मियों में मच्छर बढ़ जाते हैं, फिर आप देखोगे कि बारिश के मौसम में कुछ कीड़े अचानक से बढ़ जाते हैं, लेकिन वो फिर गायब भी हो जाते वैसे ही। हाँ, कीड़े की जो ग्रोथ है वो सडन से बढ़ जाती है, लेकिन फिर उनके आते प्रेडेटर छिपकली है, मैं खाऊंगा, फिर मौसम भी बदलता है और उनकी ग्रोथ होती है टैना ढिस, ठीक है। तो वो बिल्कुल खत्म भी हो जाते हैं एक बार में जल्दी। तो जो जितनी जल्दी बढ़ेगा ना उतनी जल्दी फिर यूं भी ना हो जाता है। फिर है लॉजिस्टिक ग्रोथ, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज इट्स disposal unlimited resources to permit exponential growth. This leads to completion between, अगर बेटा exponential growth होता ना तो पूरे समुद्र में मछलियां भरी होती हैं, ऑयस्टर पूरे मतलब विश्व में जितने लोग नहीं है पूरे मतलब पृथ्वी को ढक लेता ऑयस्टर वगैरह। दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लिमिटेड है इसकी वजह से कंपटीशन होता है। इवेंचुअली द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है।
ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज हैव ऑल्सो, और ये बेटा ये जो है ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हर जगह लगता है, आपके नीट के एग्जाम में भी लगता है, हर दिन की लाइफ में भी लगता है, हर जगह। द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज ऑल्सो हैव रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरी रिस्ट्रेन। अब नेचर तो कर ही रही है, रोक ही रही है, फिर रिसोर्सेस लिमिटेड है, अब गवर्नमेंट भी रोक रही है, नहीं हम दो हमारे दो ही होने चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज इन फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरी रिस्ट्रेन। अब क्या करी, ह्यूमन पॉपुलेशन को रोकने के लिए वो बहुत सारी ये नियम वगैरह लगा रही। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। एक हैबिटेट के पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है बेटा कि इतने नंबर को तक ही हम झेल पाएंगे, उसके बाद हम नहीं झेल पाएंगे। उसके बाद अगर अगर लोग बढ़ेंगे, जैसे अर्थ में इंडिया में ही पॉपुलेशन साइज बढ़ते जा रहा है, अगर ये कंट्रोल में नहीं आता है तो क्या होगा, एक टाइम पे ना जॉब रहेगी, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, लोगों को खाने के लिए कमी हो जाएगी, बिल्कुल रेट भाग जाएंगे, सब्जी है ना, अनाज, इन सब के रेट भाग जाएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कि सावन के महीने में, सावन का ले लो या नवरात्रि के महीने में, जब सारे के सारे वेजिटेरियन हो जाते हैं, उस समय सिर्फ उस दौरान देखो कि सब्जी का रेट कितना भागता है बेटा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है और सभी को वही चाहिए। हाँ, सब उसी के पीछे दीवाने हो रहे हैं। बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, लेट अस कॉल द लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। ये नेचर का कैरिंग कैपेसिटी है कि इतने ही लोगों को खिला पाएंगे भाई, इससे ज्यादा लोगों को नहीं खिला पाएंगे, एलिमिनेट करो उनको, निकालो। तो एनटीए का भी सीट लिमिटेड है, उतने ही लोगों को सीट दे सकता है, हाँ, उससे ज्यादा को एलिमिनेट करो। For that species in that habitat, a population growth in a habitat with limited resources, so initially a lag phase, huh? A population growing in a habitat with limited resource जहां है वहां पे बेटा एक lag phase भी होता है, followed by a phase of acceleration and deceleration, ठीक है, and deceleration and finally asymptote हो गया, जहां पर कि कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन पहुंच गई है, लास्ट लिमिट तक पहुंच गई है, बिल्कुल सारे अपार्टमेंट भर चुके हैं, अब नहीं होगा, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुकी है, एसिम्प्टोट। तो बेटा एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ और ये देख रहे हो ना, स्पेशली ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिम्प्टोट क्या है। एसिलरेशन फेस आता है कि सभी भागे भागे जा रहे हैं, कि हाँ 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 हमको यहीं रहना है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे, हमको यहीं रहना। फिर एक टाइम पे फिर अरे नहीं बेकार है यार, कोई सुविधा ही नहीं दे रहा है, यहाँ से सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बेच बाच के जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक समय आता है कि भाई जो है बिल्कुल स्टेबल हो जाता है सब कुछ। ए प्लॉट ऑफ एन इज इन रिलेशन टू टाइम, हमने देख लिया इसमें कौन सा कर्व बनता है बेटा, सिग्मोइड कर्व बनता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वेरहर्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये लॉजिस्टिक ग्रोथ दिया था। एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, तो उससे कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सपोनेंशियल से, बस डी एन बाई डी टी, आर एन तो उसमें भी है बेटा, आर एन तो उसमें भी है, बस आपको कैरिंग कैपेसिटी लगा देना है। कक्का जी को कैरिंग कैपेसिटी ऊपर भी नीचे भी, कैरिंग कैपेसिटी ऊपर भी नीचे भी, किस पे कैरिंग कैपेसिटी, किस पे, जो पुराना जो इनिशियल आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी था, ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ी ना कैरिंग कैपेसिटी। तो ये याद नहीं करना, बस दिमाग लगाओ, याद हो जाएंगी सारी चीजें। ओके, तो ये आपको वही बता रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, कैरिंग कैपेसिटी है, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट बिकम्स लिमिटेड सूनर और लेटर, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडरेबल मोर रियलिस्टिक वन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कौन सा रियलिस्टिक है, एक्सपोनेंशियल या ये, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ ही रियलिस्टिक है एंड लॉजिकल है भाई। गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डाटा द पॉपुलेशन फिगर फॉर इंडिया इज लास्ट 100 ईयर, प्लॉट देम एंड डाटा लो गवर्नमेंट से और बनाओ ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वगैरह, ठीक है, यही कह रहा है, ये सब तुम्हारा काम है। नाउ life history variation, population evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwin fitness, ठीक है, high R value। Darwin fitness का मतलब कि ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब कि B ज्यादा है, B माइनस डी में B ज्यादा है, तो R ज्यादा है, इंट्रिंसिक रेट जो है ना वो ज्यादा है। इन द हैबिटेट इन विच लिव under a particular set of selection pressure, organism evolve towards the most efficient reproductive strategy, some organism breed। हाँ देखो अब क्या है कि सिलेक्शन प्रेशर और इन सबको देखते हुए जो कुछ ऑर्गेनिज्म है ना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि मेरा स्पीसीज खत्म ना हो जाए, इसके लिए भाई उनको समझ में आ गया नेचर कैसे काम करे, तो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, ठीक है, कि हम एक दो बार ही बच्चे पैदा करें लेकिन हमारे बच्चे जी जाए। तो सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं। पैसिफिक सैल्मन फिश बहुत टेस्टी होता है,
है ना, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बैम्बू। एंड फिर जो नीला कुंज पढ़ा होगा ना, ये फर्स्ट चैप्टर में था, ठीक है, और नीले नीले कलर का फ्लावर होता है। वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम्स जैसे कि हम इंसान, मोस्ट बर्ड्स, सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर, और कुछ क्या करते हैं कि एक ही बार में बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। अरे यार झंझट हटाओ, हाँ, ऑयस्टर, पेलाजिक फिशेस, हाँ, फिर फ्रॉग वगैरह, एक ही बार में बहुत सारे बच्चे। वाइल अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, और कुछ क्या करते हैं कि कम नंबर में बड़े स्पीसीज देते हैं, जैसे कि हम बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। ओके, so which is desirable for maximizing fitness? Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraint imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live. ये सारी चीजें जो आई हैं ना, इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सारी चीजें जो आई हैं, हाँ, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी वगैरह जो आई हैं, ये क्यों आई हैं? ये आई हैं बायोटिक कंपोनेंट की वजह से, कि किस तरह उस हैबिटेट में किस तरह का बायोटिक फैक्टर अवेलेबल है। हाँ, जैसे कि ब्रीडिंग टाइम उनका एक पर्टिकुलर होता है ना, कि उस टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेस है, खाओ पियो मजे करो, है ना, बच्चे पैदा करो, फिर उसके बाद साल भर बिल्कुल निश्चिंत रहो। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स इन इस डिफरेंट, और हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मतलब अनलिमिटेड चीजें हैं, तो हम थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो है क्या कर रहे हैं, मतलब जीवन में कई बार बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, ऐसा सोच पा रहे हैं, ठीक है। So evolution of life history traits in different species is currently an important area of research conducted by ecologists. अब हम मेन टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। लेकिन मैं इसको इस सेशन में नहीं पढ़ाऊंगी, बड़ा है तो इस सेशन में नहीं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बिल्कुल कॉपी किताब लेकर के बैठना, होगा सेशन बहुत ही अमेजिंग, बिल्कुल हंसोगे, मजे करोगे, और मजे करते करते याद कर लोगे, दिमाग में छप जाएगा भी। सो आई होप यू लाइक द सेशन। थोड़ा भी पसंद आया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मुझे बार बार सेंड ना करना पड़े। बच्चों, ख्याल रखिए अपना, टाटा बाय बाय, और नई चीजें सीखते रहो, और हर दिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो बेटा, एग्जाम पास है, क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करो। खुश रहो, स्वस्थ रहो।